हेलो फ्रेंड्स, चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नेक्स्ट क्लास, जो पिछला क्लास मैंने पढ़ाए थे हिमालय के दर्रे, आज उसका थोड़ा सा विस्तृत रूप में पढ़ाने जा रही हूँ विथ पिक्चर। और आप इसको बहुत अच्छे से देख भी सकते हैं इन द मैप कि कहाँ पे कौन सा दर्रा है और कहाँ पे कौन सा दर्रा है, वो किन किन स्टेट को जोड़ता है और अभी प्रेजेंट में कौन से दर्रे अवेलेबल हैं और जो प्राचीन काल में जो थे उसमें से कौन से चले गए हैं, वो उन सब की जानकारी आज आपको मिलेगी। ठीक है, तो आज मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट करवाऊंगी जो कि पीसीएस और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, यूपीएसआई हो गया, जितने भी होते हैं उस सब में आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। तो ये कहाँ होता है बनिहाल दर्रा? ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा क्या होता है? ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और अब इसमें क्या है कि जम्मू श्रीनगर का राजमार्ग NH44 इस दर्रे से जाता है। नेशनल हाईवे 44 या NH44 किस में से जा रहा है? बनिहाल दर्रे से, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? पीर पंजाल में है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और इसमें NH44 हाईवे गुजरता है। ठीक है, और इसमें जवाहर सुरंग भी है। जवाहर सुरंग भी इसी में स्थित है। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद करना है इसमें कि बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? पीर पंजाल में स्थित है और इसमें से जवाहर सुरंग गुजरती है, प्लस इसमें से NH44 भी है। और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। बस अब आपको कौन सा पढ़ना है? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा ये आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे जोजिला दर्रा है। ये किसको जोड़ता है? ये जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है। वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और किसमें है? ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, और जास्कर श्रेणी कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। ठीक है, तो जोजिला दर्रा कहाँ है? जास्कर श्रेणी में है और वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ओके, अब कौन सा आएगा? अब कौन सा? पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा ये आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है कि जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। ठीक, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है और ये लघु हिमालय में स्थित है। जब आपने अभी इससे प्रीवियस क्लास में आपने जब हिमालय के पार्ट सारे पढ़े थे कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी आई थी। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे आ रहा लघु हिमालय। तो पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? वो जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, राइट, और लघु हिमालय में स्थित है पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, अब आएगा बुर्जिल दर्रा। ये स्थित है बुर्जिल दर्रा। ये लगभग कहाँ पे है? पीओके के पास में आ रहा है, साइड में। ठीक है, तो बुर्जिल दर्रा क्या है? ये वृहद हिमालय में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, और श्रीनगर को गिलगित बाल्टिस्तान से जोड़ता है। तो बुर्जिल दर्रा कहाँ है? ये वृहद हिमालय में आ जाएगा, वृहद हिमालय में। और कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किसको किसको कनेक्ट करता है? श्रीनगर को गिलगित बाल्टिस्तान से जोड़ता है। ठीक है, अब लद्दाख के प्रमुख दर्रों के बारे में। कहाँ पे लद्दाख है? ये पूरा रीजन, ठीक है, जो कि अब यूटी बन चुका है, ये लद्दाख हो गया। तो इसके प्रमुख दर्रे कौन कौन से हो गए हैं? ये भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, तो कराकोरम, दीपसांग, लानकला, खारदुंगला, चांगला। अब आपको इसकी पहचानने की एक ट्रिक होगी कि मोस्टली जिन शब्द के पीछे ला लगा हो तो आप समझ जाएंगे कि ये लद्दाख वाला दर्रा होगा, ये पास होगा। ठीक है, तो क्या होगा? लानकला, खारदुंगला, चांगला, ये कहाँ पे दर्रे पाए जाएंगे? लद्दाख में। ठीक है, बाकी दीपसांग, कराकोरम तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कराकोरम रेंज सबसे हाईएस्ट में जाती है, तो वो वैसे भी लद्दाख वाला रीजन आ ही जाएगा। ठीक है, तो कराकोरम ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी दीपसांगला, लानकला, खारदुंगला और चांगला कहाँ ये पाया जा रहा है? लद्दाख में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है? बाड़ालाचाला दर्रा। ये कहाँ पे है? ये लेह को मनाली से जोड़ता है। लेह लद्दाख और मनाली हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये बाड़ालाचा दर्रा ये आपको दिख रहा होगा, बाड़ालाचाला दर्रा। ठीक है, ये लेह को मनाली से जोड़ता है। दिस साइड कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है, लेह लद्दाख हो गया, लेह लद्दाख और मनाली हिमाचल प्रदेश। तो बाड़ालाचा दर्रा क्या होता है? लेह को मनाली से जोड़ता है।
आपको ये देखना है कि उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं। उत्तराखंड में दिस साइड मैप, उत्तराखंड लगभग इधर साइड पे है, यहाँ पे। तो कौन सा है? माना, नीति और लिपुलेख, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ऐसे माना, नीति, लिपुलेख, ठीक है। तो उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख, ठीक है। और ये इसका पश्चिम से पूर्व का क्रम, मतलब जैसे ये हो गया इंडिया, ठीक है। तो माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख, तो ये किस में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अब कौन सा दर्रा पढ़ना है कि अब सिक्किम में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है। अब सिक्किम में नाथुला दर्रा सिक्किम और जेलेपला सिक्किम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है, जेलेपला सिक्किम। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि ला यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। बट इसमें ये वाले में कैसे पहचानेंगे कि जो लद्दाख में था उसमें ला एक अलग से था, ठीक है। तो इससे आप डिनोट करेंगे कि ये लद्दाख में पाया जा रहा है। बट सिक्किम वाले में क्या होगा कि ये नाम के साथ एडेड है, नाथुला और जेलेपला, ठीक है। तो ये सिक्किम वाला पार्ट हो गया। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जेलेपला सिक्किम में है, ठीक है। अब जेलेपला क्या था? ये प्राचीन रेशम के मार्ग का हिस्सा है, कि मतलब जब प्राचीन काल में हम लोग के ट्रेड रूट्स थे, व्यापारिक मार्ग थे, व्यापारिक मार्ग ओपन थे चाइना के साथ में, तिब्बत के साथ में, बाकी कुछ अफगानिस्तान से भी थे। तो यहाँ से क्या होता था कि जो जो जेलेपला सिक्किम है, सिक्किम से उधर चाइना की तरफ जाएंगे और तिब्बत की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे ये सिल्क रूट या रेशम मार्ग भी था, ठीक है। तो जेलेपला सिल्क रूट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कि पहले कभी मतलब पहले कभी जब ब्रिटिशर्स के पहले भी ये जब यहाँ पे ट्रेड होता था चाइना से, तो ये सिल्क मार्ग के लिए बहुत फेमस था। कौन सा था? जेलेपला सिक्किम में जो है। अब है नाथुला दर्रा, भारत और तिब्बत के बीच में व्यापारिक मार्ग के लिए प्रसिद्ध है। नाथुला दर्रा ये भी सिक्किम है और भारत और तिब्बत के बीच में ट्रेड के लिए फेमस था, ठीक है। क्या था? नाथुला दर्रा सिक्किम में है और ये भारत और तिब्बत के बीच में, ये कहीं यहाँ सिक्किम यहाँ पे है, यहाँ पे तिब्बत है, भारत और तिब्बत के बीच में ट्रेड रूट के रूप में ये फेमस है। अब नेक्स्ट क्या है कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचला दर्रा हो गया, जो भी आपने पढ़ा, बाड़ा लाचा दर्रा जो लेह को मनाली से ऐड करता है। रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल में है, सिपकिला दर्रा ये भी हिमाचल में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश और बाड़ा लाचला दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है। बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ पे हो गया? ये लेह को मनाली से जोड़ता है। अभी हमने आपको पढ़ाया है, जो बाड़ा लाचला दर्रा है वो लेह को मनाली से जोड़ता है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, वो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला हिमाचल प्रदेश में है और तिब्बत, तो सिपकीला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। और रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। मनाली कहाँ हो गया? हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख। तो रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है, ठीक है। रोहतांग दर्रा क्या होगा? रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है और सिपकीला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, ओके। रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से, सिपकीला शिमला को तिब्बत से, ठीक है। जो रोहतांग दर्रा हो गया वो जस्ट ऊपर ऐसे जाएगा मनाली को लेह से, और जो सिपकीला होगा वो अगर इंडिया में आप देखेंगे तो कैसे जाएगा? ये शिमला से लेके तिब्बत इस साइड जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 10th नंबर क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से फेमस दर्रे हैं? तो इसमें बोमडिला और दिफू दर्रा, ठीक है। तो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है और दिफू दर्रा ये 2 स्टेट में पाया जा रहा है, एपी, अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार, ठीक है, उनके बीच में है। तो दिफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में है। और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत लहासा से जोड़ता है, ठीक है। तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, तिब्बत को लहासा से जोड़ता है। और दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार के बीच में व्यापारिक मार्ग बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मणिपुर में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? तो एक तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है, तुजू दर्रा, ठीक है, ये यहाँ पे है।
आपको ये दिख रहा होगा तुजू दर्रा, यहाँ पे है। ये मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, तुजू दर्रा, ठीक है। तुजू दर्रा क्या है, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। ओके, ये कुछ प्रमुख दर्रे हो गए जो मोस्टली हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको उत्तर भारत के मैदान के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। और ये कब से स्टार्ट था, जब मैंने आपको प्रायद्वीपीय भारत या भारत के विभाजन के बारे में बताया था, तो ये सब चीज़ें मैंने बताई थी कि उत्तर भारत का मैदान हो गया, फिर थार का उत्तर भारत का मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, प्रायद्वीपीय भाग हो गया, है ना, और तटीय मैदान। तो अभी किस नंबर पे आए हम लोग, उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उत्तर भारत के मैदान की, कि ये प्लीस्टोसीन हिमयुग के उपरांत आया। इसका निर्माण कब हुआ, प्लीस्टोसीन काल में हुआ। उत्तर भारत का मैदान प्लीस्टोसीन हिमयुग के दौरान ये उत्पन्न हुआ या निर्माण हुआ, ठीक है। अब इसमें ये निर्मित कैसे हुआ, इंडस, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है कि ये जलोढ़ मिट्टी होती है, बहुत उपजाऊ होती है, किसके लिए, खेतों में फसलों के उत्पादन के लिए। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसा होता है कि इसमें क्या होता है कि जो प्रतिदिन नदियों द्वारा नई मिट्टी और बहुत उपजाऊ मिट्टी एक जगह ला करके डंप करी जाती है या एक जगह ला करके इकट्ठा होती है, और धीरे धीरे यहाँ पे सबसे उर्वरक जमीन या उर्वरक भूमि बनने लग जाती है, जिसे हम लोग जलोढ़ भूमि बोलते हैं। और ये फसलों के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो जो उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है, तो कैसे हुआ है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित हुआ है। तो उत्तर भारत का मैदान का निर्माण क्या हुआ है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा इसका निर्माण हुआ है, उत्तर भारत का मैदान का निर्माण, ठीक है। अब उत्तर भारत के मैदान के 3 भाग कौन कौन से हैं, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान, ठीक है। अब जलोढ़ मैदान के भी 2 टाइप होते हैं, खादर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र, ठीक है। खादर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र। तो बांगर क्षेत्र क्या होता है, ये पुरानी मिट्टियों का एरिया कहलाता है, और खादर क्षेत्र क्या होता है, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। तो खादर मिट्टी क्या होती है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी होती है और काफ़ी उपजाऊ होती है खादर मिट्टी, ठीक है। और बांगर मिट्टी क्या होती है, ये पुरानी मिट्टी हो जाती है, जो कंपेयर टू खादर मिट्टी के कंपैरिजन में ये कम उपजाऊ होती है, ठीक है। ये आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ये हिमालय हो गया, ठीक है। ये भाबर वाला क्षेत्र हो गया कि मतलब हिमालय से निकले हुए कुछ कंकड़ पत्थर ये सब, तो ये भाबर वाला क्षेत्र हो गया, कंकड़ पत्थरों वाला, बड़े बड़े या मीडियम साइज के पत्थर पाए जाते हैं, ठीक। और उसके बाद ये थोड़ा सा महीन वाला क्षेत्र, महीन बालू मिट्टी या कंकड़ पत्थर का क्षेत्र हो गया, तो ये तराई रीजन हो गया। ये नदियों के किनारे वाला बेसिकली रीजन पाया जाता है, जहाँ महीन बालू, छोटे छोटे कंकड़ बेसिकली पाए जाते हैं। और जहाँ बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाएंगे तो वो भाबर, छोटे छोटे पाए जाएंगे तो वो तराई क्षेत्र। उसके बाद बांगर एंड खादर, तो ये देखिए बांगर वाला क्षेत्र कहाँ दिख रहा है, ये नदी के थोड़ा सा दूर स्थित है ये क्षेत्र बांगर। मतलब यहाँ पे मिट्टी जो निक्षेपित हुई है वो पुरानी हो चुकी है, मतलब नित्य नूतन नई नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मिट्टी पुरानी हो गई है। अब खादर वाला एरिया देखिए, ये खादर वाला एरिया आ गया है, इसके अगल बगल ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे नदियों द्वारा समय समय पर नई मिट्टियों का जमाव किया जाता है या निक्षेपित किया जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कहलाती है, ठीक है। खादर, ये रिवर वैली हो गया, और ये पार्ट खादर वाला एरिया हो गया, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा भाबर वाला एरिया बताते हैं क्या है। जो भाबर का मैदान होता है, भाबर का एक बार एरिया देख लीजिए, ये है भाबर का मैदान, ठीक है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वाला। अब शिवालिक के गिरिपद के समानांतर होता है, मतलब भाबर वाला एरिया क्या होता है, जो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब और सबसे लास्ट में आएगा शिवालिक सीढ़ियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो सबसे लास्ट में जो सीढ़ियाँ आती हैं वो शिवालिक कहलाती हैं, ठीक है। तो भाबर वाला क्षेत्र शिवालिक
शिवालिक श्रेणियों का गिरिपद मतलब क्या होता है कि पर्वत का सबसे निचला हिस्सा, ठीक है। तो वहाँ पे शिवालिक के गिरिपद के समानांतर एरिया भाबर का मैदान कहलाता है या भाबर का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। यहाँ बड़े बड़े सैल गोलाशय जमा होते हैं जिसमें कभी कभी नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। मतलब क्या होता है कि जो शिवालिक श्रेणी का गिरिपद वाला एरिया होता है वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, प्लस यहाँ पे जो नदियाँ होती हैं वो विलुप्त मतलब कैसे कि नदियाँ अंदर से बह रही होती हैं, पत्थरों के बीच से अंदर से बह रही होती हैं, ठीक है। जिसमें कभी कभी नदियाँ विलुप्त भी हो जाती हैं। मतलब कुछ क्षेत्रों में दिखेगा कि पत्थर के ऊपर पानी होगा और कुछ क्षेत्रों में दिखेगा कि नदियाँ पत्थर के नीचे से बह रही होती हैं, ठीक है। तो कौन सा वो एरिया हो गया, भाबर क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब तराई क्षेत्र क्या होता है कि भाबर के दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पाई जाती है। कि भाबर के नीचे का और क्षेत्र, दक्षिण मतलब भाबर के नीचे का और क्षेत्र कितना, 10 से 20 किलोमीटर चौड़े में, ठीक है। भाबर में लुप्त नदियाँ इसमें पुनः बाहर आ जाती हैं। यह अनूप क्षेत्र कहलाता है और प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ होता है। मतलब शिवालिक के बाद धीरे धीरे, शिवालिक श्रेणी के बाद में धीरे धीरे जितना आप नीचे बढ़ते जाएंगे उतना आप स्थलीय भाग की तरफ या मैदानी क्षेत्र की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये तराई क्षेत्र क्या हो गया कि भाबर के नीचे 10 से 20 किलोमीटर का चौड़ी पट्टी पाई जाती है। प्लस यहाँ पे क्या होता है, जो नदियाँ भाबर के क्षेत्र, भाबर वाले एरिया में जो विलुप्त हो गई थी वो पुनः ऊपर आ जाएंगी तराई क्षेत्र में। बिकॉज यहाँ पे जो कंकड़ पत्थर की जो आकार है वो छोटा है, ठीक है। तो यहाँ आपको पुनः पानी दिखने लग जाएगा, कहाँ पे, तराई वाले रीजन में। और ये अनूप क्षेत्र भी होता है और उपजाऊ क्षेत्र भी माना जाता है क्योंकि यहाँ नदियों द्वारा मिट्टी नई नवीन निक्षेपित की जाती है, ठीक है। अब आपको जलोढ़ मैदान के बारे में थोड़ा पढ़ाएंगे कि जलोढ़ मैदान में क्या क्या होता है। खादर और बांगर जो मैंने अभी बता दिया था उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिए। खादर में क्या होता है कि नई जलोढ़ होती है, जैसे मैंने बताया था कि खादर नई जलोढ़ मिट्टी होती है, मैदान की निचली भूमि होती है, कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होती है और कॉप मिट्टी भी पाई जाती है। तो एक नया पॉइंट क्या मिला कि खादर में कॉप मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद कौन सा आ गया, बांगर वाला पुरानी जलोढ़, ऐसा ही सेट, ठीक है। ये बांगर पुरानी जलोढ़ होती है। उत्तरी मैदान की उच्च भूमि होती है, ठीक है। मतलब उत्तरी मैदान होता है सबसे जो उच्च जो भूमि का पार्ट होता है वो बांगर कहलाता है, ठीक है। ये पुरानी मिट्टी का पार्ट होता है, इसमें कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं और कृषि के हेतु अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होता है क्योंकि यहाँ पे कंकड़ पत्थर ही पाए जाते हैं और नई मिट्टी यहाँ पे कम निक्षेपित होती है। तो ये क्या होता है, ये खादर के मुकाबले कम उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है। ये देख सकते हैं बांगर, ये बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर नवीन जलोढ़। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, बिष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब और चाज दोआब, ठीक है। तो बिष्ट दोआब किसके बीच में होता है, ब्यास और सतलुज के बीच में। अभी पूछा जाएगा बिष्ट दोआब किसके बीच में होगा, बिष्ट तो ब्यास और सतलुज के बीच में। बारी रावी और चेनाब के जीव में, ब्यास और रावी, ठीक है। बारी क्या होता है, बा से ब्यास और री से रावी, ठीक है। तो बारी दोआब क्या होता है, ब्यास और रावी के बीच में। बिष्ट ब्यास और सतलज के बीच में, ऐसे पढ़ सकते हैं, बिष्ट ब्यास और सतलज, बारी ब्यास और रावी के बीच में। रचना रावी और चेनाब, आर और चा, तो रचना क्या होता है, रावी और चेनाब के बीच में बनेगा और चाज चेनाब और झेलम के बीच में दोआब बनेगा, ठीक है। आप नाम से भी पहचान सकते हैं कौन सी नदियाँ यहाँ पे, मतलब किस नदियों को द्वारा ये निर्मित हो रहा है। चाज दोआब, चेनाब झेलम, रचना रावी और चेनाब, बारी ब्यास और रावी, बिस्त ब्यास और सतलज के बीच में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक चास भूमि होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये पंजाब में पर्वतों में गिरिपद में निर्मित नदियों द्वारा अपर्दित भूमि होती है,
कि पर्वतों के गिरिपद में नदियों द्वारा अपरदित भूमि, पर्वतों के गिरिपद मतलब निचले हिस्से में नदियों द्वारा जो कटा नदियों द्वारा नदियां निरंतर बहती हैं, तो वो क्या प्रोसेस करती हैं कि वो पर्वतों को घिसती रहती है नित्य नवीन, ठीक है। तो उनके द्वारा जो भी मिट्टी या कंकड़ पत्थर जो होता है वो एक जगह अपर्दित भूमि मतलब अपर्दन से जो भूमि तैयार हो रही, नदियों द्वारा पर्वतों के अपर्दन से जो भूमि तैयार हो रही है क्या कहलाती है, चौस भूमि कहलाती है, ठीक है। और ये सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, पंजाब के होशियारपुर में ये भूमि पाई जाती है, ठीक है। अब क्या है, गंगा मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील भी पाई जाती है और नदियों के विसर्पण से बनता है। गोखुर झील कैसा होता है, जैसे ऐसे ऐसे नदी आई, गाय के जो खुर के नुमा आकृति होती है उसे गोखुर बोलते हैं। कि मान लीजिए कभी नदी यहाँ से बहती थी, उसका जो उस हाँ नदी यहाँ से कभी बहती थी, वो कभी भी उसका मतलब पानी की दिशा चेंज हुई तो वो ऐसे गोलाकार बना करके मतलब खुर की आकृति बना करके ऐसे पानी बहने लग गया, फिर यहाँ चला गया, फिर कभी धीरे धीरे क्या हुआ कि ये रास्ता खुल गया, फिर नदी अपने पुनः पुराने मार्ग को अपनाते हुए सीधी निकल गई। तो क्या हुआ कि इतने इतने एरिया में पानी भरा रह गया, तो ये एक झील नुमा आकृति बन गई जिसे हम लोग गोखुर झील भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे दोबारा पानी नहीं आ रहा, तो जो पहला पुराना पानी था वो यहाँ पे एकत्रित हो गया, तो जिससे एक झील का निर्माण हो गया जिसे क्या बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं। बांगर की उर्वरा भूमि जो कहलाती है, राजस्थान के खादर और बांगर भूमि की बात करता है। की उर्वरक भूमि होती है उसे रोही रोही ठीक है। एक बार राजस्थान के मैदान में पहाड़ी से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह को, राजस्थान के मैदान में पहाड़ी से घिरे अब केंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल घर, विस्तृत समतल घर के गड्ढे जो बालसन कहलाते हैं, ठीक है। बालसन कहलाते हैं मतलब विस्तृत समतल गड्ढे को क्या बालसन कहते हैं, सांभर है ये बालसन कहलाते हैं, ठीक है। क्या चीज, अभिकेंद्री अपवाह वाले अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त पाए जाते हैं, कहाँ पे, राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है, राजस्थान के पहाड़ी वाले एरिया में, ठीक है। और सांभर लेक है, ये इन्हीं का ही एक उदाहरण हो गया, ठीक है, बालसन का एक उदाहरण है। अब एक आता है कि मांजुली द्वीप जो असम में है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मांजुली द्वीप असम में है और क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाएंगे हम, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कब हुआ था, ये आर्कियन काल के चट्टानों से हुआ था। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कब हुआ था, ये आर्कियन काल के चट्टानों से हुआ था और इसका निर्माण दरारी उद्भेदन से, दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप निकले लावा के फलस्वरूप हुआ था। मतलब इसका प्रायद्वीपीय पठार बना था, आर्कियन काल में बना था और दरारी उद्भेदन से उत्पन्न लावा, जो लावा उत्पन्न हुआ दरारी उद्भेदन से, उसके बाद लावा ठंडा हुआ तो उससे क्या हुआ, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ, ठीक है। और भाग है, इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार, इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल इसमें। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो अभी मैं मैप के थ्रू बताऊंगी, अभी मैं बताती हूँ कि जो पठार हैं वो उसका क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर क्या क्रम होता है। तो सबसे पहले पश्चिम से पूर्व की ओर मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा टाइप में, उड़ीसा में हो गया। और सबसे पहले पश्चिम में क्या, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। छोटा नागपुर यहाँ पे मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। हाँ,
अब यहाँ पे प्रमुख पठार इसका थोड़ा देख सकते हैं। पठार क्या क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे मालवा का पठार आ रहा है, ये वाला रीजन, मालवा का पठार आ गया। अब यहाँ पे बुंदेलखंड, बुंदेलखंड क्या क्या रीजन लग जाएगा, यहाँ पे यूपी का झांसी वाला रीजन हो गया, एमपी का भी रीजन इसमें टच हो रहा है, और एमपी का, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ का भी कुछ रीजन आ जाएगा, ठीक है। बुंदेलखंड हो गया, बुंदेलखंड, देयर आफ्टर बघेलखंड, ये देखिए इससे लगा हुआ एरिया, बघेलखंड हो गया। बघेलखंड वाला हो गया, और उसके बाद इधर उड़ीसा के पास में छोटा नागपुर का पठार आ गया। तो इससे भी आप एक क्रम लग सकते हैं, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, उसके बाद बघेलखंड, फिर छोटा नागपुर का पठार आ गया। और ये मेघालय, शिलोंग, मतलब असम की राजधानी मेघालय और शिलोंग के आसपास यहाँ पे क्या है, ये शिलोंग का पठार हो गया, ठीक है। और कुछ आपको इम्पोर्टेंट पठार के बारे में पढ़ाते हैं कि जो तेलंगाना के रीजन के आसपास तेलंगाना का पठार हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार क्या हो गया, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ कुछ एरिया में है, महाराष्ट्र वाले में दक्कन का पठार आ गया, ये वाला रीजन दक्कन का पठार पश्चिम साइड में है, और महाराष्ट्र वाले रीजन में पड़ जाएगा दक्कन का पठार। और कर्नाटक का पठार तो अपने नाम से जाना जा रहा है कि कर्नाटक वाले एरिया में जो पठार स्थित है उसे कर्नाटक का पठार बोलेंगे, दक्कन का पठार महाराष्ट्र वाले रीजन के आसपास। क्लियर? अब आपको कुछ श्रेणियों के बारे में बताएंगे। कि अरावली श्रेणी ये कहाँ पाई जाती है, और ये मतलब इस पे कौन कौन से स्थल अभी निर्मित हैं, ठीक है। तो अरावली श्रेणी क्या है कि प्राचीनतम मोड़दार पर्वत से निर्मित है, प्री कैम्बियम काल, अरावली प्री कैम्बियम काल में बनी थी, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। मतलब ये अरावली श्रेणी पहले थी, पर अब ये एक तरीके से अब घिस करके ये कम हो चुकी है, ठीक है। मतलब ये अवशिष्ट हो गया, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, जो अब नहीं, अब जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, अब ये अवशिष्ट मतलब ये अपर्दन करके धीरे धीरे समाप्त ही हो रही है श्रेणी। तो क्या है, इसका निर्माण कब हुआ, प्री कैम्बियम काल में निर्माण हुआ, और ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। और यह श्रेणी जल विभाजन के साथ साथ जलवायु विभाजक भी होती है। मतलब जो अरावली श्रेणी है जल विभाजन का भी काम करती है और जलवायु विभाजन के तौर पे भी जानी जाती है, ठीक है। और अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे, गुरु शिखर श्रेणी राजस्थान में है, और ये क्या है, अरावली श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। और माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, जो इसी चोटी में स्थित है माउंट आबू। और इसमें क्या है, एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि दिल्ली रिच पर ही रायसीना हिल्स आपने बहुत, आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे, रायसीना हिल्स में मोदी जी की बहुत सारी मीटिंग्स होती रहती है। तो किस श्रेणी में है, अरावली श्रेणी में स्थित है रायसीना हिल। और इसमें क्या है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, संसद बना हुआ है, ठीक है। तो इतनी महत्वपूर्ण जितनी बिल्डिंग्स हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, रायसीना हिल पे बनी हुई है, नहीं सॉरी अरावली पर्वत श्रेणी में बनी हुई है। इसमें कौन कौन सा है, रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन और अपना पार्लियामेंट बना हुआ है। और यहाँ पे लूनी नदी भी निकलती है, जो राजस्थान, लूनी नदी का उद्गम अरावली से होता है, लूनी नदी का उद्गम अरावली से होता है। और इसमें क्या है, लूनी नदी की क्या विशेषता है कि राजस्थान से निकलती है, अरावली से निकलती है, और राजस्थान से होते हुए ये राजस्थान में मतलब गायब हो जाती है, ये रेत में या उसके नीचे नीचे प्रवाहित होती है। तो लूनी नदी की विशेषता क्या होती है, अरावली से निकलती है, पर जब ये राजस्थान से होकर जाती है, और ये यहाँ पे कच्छ का मैदान है, यहाँ से होते हुए राजस्थान से होते गुजरात में आती है, तो यहाँ भी गायब हो जाती है। मतलब ये रेत और इसके अंदर से प्रवाहित होती है लूनी नदी, ठीक है। और यहाँ पे क्या खनिज संसाधन पाए जाते हैं, इसमें
अभ्रक, चूना पत्थर, जिंक, सीसा, तांबा। अभ्रक, कॉपर, चूना पत्थर, जिंक, सीसा और तांबा। ठीक है, अब हम आपको क्या बताएंगे, मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार, ठीक है। तो मेवाड़ का पठार किस किस के बीच में पाया जा रहा है, राजस्थान और एमपी में फैला हुआ है। ठीक है, मतलब राजस्थान, राजस्थान, ये राजस्थान वाला एरिया हो गया और ये एमपी वाला। तो मेवाड़ का पठार कहाँ हो गया, इस बीच में गई है, राजस्थान और एमपी में, मतलब इन दो स्टेट में फैला हुआ है। कहाँ, मेवाड़ का पठार, राजस्थान और एमपी में। और वो अरावली को मालवा के पठार से अलग करता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, कि मेवाड़ का पठार कहाँ है, राजस्थान और एमपी में फैला हुआ है। ठीक है, अब मालवा का पठार क्या है, कि मालवा का पठार का निर्माण बेसाल्टिक लावा से हुआ है, निर्मित है। और इसका अन्य नाम क्या है, कि राजस्थान में से हड़ौती का पठार ही बोलते हैं। हड़ौती को से बोलते हैं मालवा के पठार को। और ये काली मिट्टी, मालवा के पठार में क्या है, काली मिट्टी का विकास हुआ है। और काली मिट्टी किस लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है, कि बहुत ज़्यादा उर्वरक उपजाऊ होती है और ये कपास के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, कपास के उत्पादन के लिए। और इसे स्वतः कृषि मिट्टी भी बोलते हैं, मतलब इसके लिए इसको जुताई करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये इतनी ज़्यादा उर्वरक होती है। ठीक है, अब क्या है, चंबल की घाटी में बीहड़ या उत्खाद भूमि के लिए प्रसिद्ध है। मालवा का पठार या काली मिट्टी। इस क्षेत्र में चंबल बेतवा प्रमुख नदी है। चंबल की घाटी बीहड़ या उत्खाद भूमि के लिए प्रसिद्ध है। आपने सुना ही होगा कि जो चंबल वाला एरिया हो गया तो वो बीहड़ वाला मैदान है, तो उससे क्या, वहाँ की भूमि क्या होती है, बीहड़ भूमि या उत्खाद भूमि का उदाहरण है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड कहाँ पाया जा रहा है, ग्वालियर के पठार व विंध्याचल सीढ़ी के मध्य। ग्वालियर कहाँ है, एमपी, और विंध्याचल थोड़ा सा एमपी और यूपी के बीच में। तो बुंदेलखंड क्या हो गया, एमपी और यूपी के बीच में लगभग इस एरिया में पाया जा रहा है। और बुंदेलखंड में क्या हो गया, लाल मृदा। मालवा के पठार में ब्लैक सॉइल थी, मालवा के पठार में ब्लैक सॉइल या काली मृदा, और बुंदेलखंड में लाल मृदा। आपने सुना ही होगा जो बुंदेलखंड का एरिया है, यहाँ पानी की कमी या सूखा प्रभावित क्षेत्र है। जैसे यूपी में भी क्या होता है, बुंदेलखंड वाला एरिया हो गया, यहाँ पानी की बहुत कमी पाई जाती है। तो जिससे क्या है, सरकार ना कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करके यहाँ पे पानी की उपलब्धता को बढ़ा रही है, ताकि जो यहाँ पे है खेती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो कई सारी परियोजनाएं भी बनाई जा रही हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सी श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी। ठीक है, तो विंध्यन श्रेणी की क्या है, इसकी विंध्यन श्रेणी की सर्वोच्च चोटी सद्भावना शिखर होती है, गुडविल पीक भी बोलते हैं। विंध्यन श्रेणी क्या होता है, इसकी सर्वोच्च चोटी गुडविल पीक या संभावना शिखर बोलते हैं। ठीक है, और क्या है, विंध्यन श्रेणी में क्या पाया जाता है, कि खनिजों का तो अभाव है, परंतु भवन निर्माण सामग्री के प्रचुर भंडार मिलते हैं। भवन निर्माण सामग्री मतलब वही मोरंग हो गया, सीमेंट हो गया, है ना, ये सब चीज़ें हो गई। तो भवन निर्माण सामग्री यहाँ पर बहुत मिलती है। ठीक है, कहाँ पे, विंध्यन श्रेणी में। ठीक है, और ये इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे, विंध्यन श्रेणी, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी, यूपी, बिहार, मतलब बेसिकली ये मिड वाला जो रीजन हो गया, ये इंडिया हो गया, इसका मिड वाला रीजन हो गया, ये कौन सा, विंध्यन श्रेणी यहाँ पाई जाती है। ठीक है, एक लास्ट श्रेणी कौन सी है, सतपुड़ा श्रेणी। ये क्या होगा, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, और सतपुड़ा श्रेणी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, और इसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। सतपुड़ा श्रेणी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, और इसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। ठीक है, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी किसमें पाए जाते, सतपुड़ा श्रेणी में, राजपीपला, महादेव, मैकाल। ठीक है, अब मैकाल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक। तो अमरकंटक अपने नाम से पूछा जाता है कि अमरकंटक श्रेणी कहाँ पाई जाती है, मैकाल की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, और कहाँ पे है, विंध्यन श्रेणी का सतपुड़ा में, सतपुड़ा पे। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी पाई जाती है। ठीक है,
जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और जो नर्मदा और तापी नदी के बीच में स्थित है, कौन सी नर्मदा तापी के बीच में स्थित है? सतपुड़ा सेड़ी। सतपुड़ा सेड़ी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा सेड़ी की नर्मदा तापी नदी, मतलब सतपुड़ा जो सेड़ी है वो नर्मदा और तापी नदियों के बीच में स्थित है। सतपुड़ा सेड़ी क्या है? नर्मदा और तापी नदियों के बीच में स्थित है, या ये कह सकते हैं कि नर्मदा तापी नदियाँ सतपुड़ा से ही निकल रही हैं। ओके, चलिए अब इसका नेक्स्ट इसके एमसीक्यू, अब इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज होंगे जो इसके इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी।